Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the mechanism of respiration. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसको हम जो है वो दो है तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन हम अपनी आसानी की खातर इसे 3 स्टेप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज़ glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain. सो 3 स्टेप्स में हम इसे जो है वो डिवाइड कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस जो है ये बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। द वर्ड ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो इस वर्ड की मीनिंग है ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। ग्लाइकोलिसिस जो है ये फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का और इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में जो है वो ब्रेक हो जाता है। सो इसको हम जो है वो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। सबसे पहली बात ये है कि ग्लाइकोलिसिस जो है इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन का मेजर प्रोसेस है वो जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन ये जो पहला स्टेप है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेकेंडली इट अकर्स विदाउट ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, ये बगैर ऑक्सीजन के होता है। और जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ ग्लूकोज स्प्लिट्स इन दिस स्टेप इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है और ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होकर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस को हम जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सो यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और ये जो ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो जो एनर्जी इसमें रिलीज होती है दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एनएडी निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये जो है वो एक कोएंजाइम है। ये 2 एनर्जी पुअर कंपाउंड जो है वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और जो एनर्जी ग्लूकोज के ब्रेक होने से रिलीज होती है वो एनर्जी इनको जो है वो एनर्जी रिच कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। सो यहाँ पे एडीपी जो था वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और जो एनएडी था ये एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये है ग्लाइकोलिसिस का जो है वो इक्वेशन फॉर्म। सो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में, दैट इज़ पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। ये जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं जबकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो स्प्लिट होता है, सेंटर से ब्रेक होता है और 2-3 कार्बन कंपाउंड जो है बन जाते हैं पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स। और जो एनर्जी रिलीज हुई वो इन एनर्जी पुअर कंपाउंड्स के अंदर स्टोर होती है और ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। सो ये है ग्लाइकोलिसिस का जो है वो फर्स्ट स्टेप जिसको हम रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। सेकंड स्टेप जो है दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट सर हैंस क्रेब्स ने जो है वो डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम के ऊपर जो है वो हम इसको क्रेब्स साइकिल जो है वो कहते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है ये ग्लाइकोलिसिस के बाद स्टार्ट होता है और क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है।
क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले ये जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है इसमें थोड़ी सी चेंज आती है। ये जो पायरुविक एसिड है ये एक्चुअली एक 3 कार्बन कंपाउंड है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बिफोर एंट्री इनटू क्रेब्स साइकिल। पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड था इसमें से एक कार्बन जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और पीछे जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड बचता है जिसको हम कहते हैं एसीटेट ग्रुप। यहाँ पे एक जो है वो कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है एसीटेट के साथ और ये जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे जो है वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक NAD को NADH में कन्वर्ट कर देती है। सो ये जो फर्स्ट हमने लिखी थी इक्वेशन ये ग्लाइकोलिसिस है और ये जो सेकंड है इसको हम पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये दरमियान में एक इंटरमीडिएट स्टेप है जिसको हम पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कहते हैं और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो है उसके रिजल्ट में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो डेवलप हो जाता है और इसके साथ एक NADH भी सिंथेसाइज होता है। एक चीज़ याद रखें कि ग्लूकोज एक सिंगल 6 कार्बन कंपाउंड था और इसके रिजल्ट में जो है वो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बने। तो अब हम जो है वो एक पायरुविक एसिड को हमने स्टडी किया है तो दूसरा पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल भी इसी पाथवे के थ्रू जो है वो पास ऑन करेगा और उसमें भी यही चेंजेस जो है वो डेवलप होंगी। हमने बात की थी कि क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है जो सिंथेसाइज हुआ था ग्लूकोज से ये कन्वर्ट होता है पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और उसकी फर्दर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पे हम जो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर जो 2 कार्बन एटम्स मौजूद थे, एक कार्बन तो यहाँ रिलीज हो गया था और जो बाकी 2 कार्बन जो है वो यहाँ बचे थे, ये 2 कार्बन कंपाउंड था। तो इसमें से ये दोनों कार्बन एटम्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी पुअर कंपाउंड्स को एनर्जी रिच कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगी। कौन कौन से एनर्जी पुअर कंपाउंड यहाँ पे यूज होंगे? ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, NAD निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FAD। ये इनके ऊपर प्लस साइन लिखा हुआ है, दैट मीन्स दीज आर ऑक्सीडाइज एनर्जी पुअर हैं। ये 3 एनर्जी पुअर कंपाउंड जो है वो यहाँ पे जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ये जो कोएंजाइम ए था ये यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ये सिर्फ एक इंटरमीडिएट के तौर पे जो है वो रिएक्ट करता है, यहाँ पे ये ऐड होता है और यहाँ इस रिएक्शन में रिलीज हो जाता है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये जब ब्रेक होता है और कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे ADP जो है ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में कन्वर्ट हो जाता है और FAD जो है ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है वो 3 एनर्जी रिच कंपाउंड जो है वो डेवलप होते हैं। FAD जो है ये भी एक जो है वो कोएंजाइम है NAD की तरह और इसका जो है वो एब्रीवेशन, ये जो है वो एब्रीवेशन है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का। ये FAD जो है ये भी FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो इक्वेशन है ये हमने बेसिकली जो है वो क्रेब्स साइकिल की इक्वेशन जो है वो लिखी है। क्रेब्स साइकिल जो है इसके अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये तो ग्लाइकोलिसिस की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए completely oxidizes
सेकेंडली ATP, NADH and FADH2 are सिंथेसाइज। यहाँ ये जो है वो ATP, NADH और FADH2 जो है वो सिंथेसाइज होते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड। सो ये चेंजेस जो है ये क्रेब्स साइकिल के दौरान जो है वो होती हैं और क्रेब्स साइकिल की इक्वेशन हमने जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम जो है वो ETC एब्रीविएट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये थर्ड स्टेप है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, बेसिकली ये जो ATP हैं, दीज ATP आर कैश फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास करेंसी नोट्स होते हैं और हमें जब भी कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, कोई काम करना होता है, तो हम जो है वो फ़ौरन से करेंसी नोट्स जो है वो देते हैं और हमारा जो है वो काम हो जाता है, हम अपना काम जो है वो कर लेते हैं। कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो वो ख़रीद लेते हैं। लेकिन ये जो NAD और FADH2 हैं, ये जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट लाइक दैट। ये करेंसी नहीं है, बल्कि यूँ समझ लें कि ये प्राइस बॉन्ड्स है। इनको स्टोर तो रखा जा सकता है, एनर्जी तो इनके अंदर मौजूद होती है, लेकिन जब आपको कोई इंस्टेंट काम करना होता है, कोई आपको जो है वो फ़ौरन कोई एक्टिविटी करनी होती है, तो जिस तरह से ATP को एकदम से ब्रेक करके तो उसे एनर्जी मिल जाती है सेल को, इस तरह से NADH और FADH2 से एनर्जी नहीं मिलती। सो यूँ समझ लें कि ये प्राइस बॉन्ड्स हैं और फिर इन्हें जो है वो कहीं बैंक में जाके तो इनको या कहीं मनी चेंजर के पास जाके तो इनको जो है वो कैश फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज़ ATP में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये थर्ड स्टेप है और इसमें NADH और FADH2 की जो एनर्जी है उसे रिलीज़ करके तो ATP की फॉर्म में जो है वो स्टोर किया जाता है। सो यूँ समझ लें कि ये एक किस्म की प्राइस बॉन्ड की जो है वो करेंसी नोट्स में जो है वो चेंजिंग है। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो है जो कि ये थर्ड स्टेप है, इसमें NADH और FADH2 ये जो हैं ये ब्रेक होते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो चीज़ें इनसे जो है वो रिलीज़ होती हैं। एक तो इनसे जो है वो हाइड्रोजन और दूसरा इनसे एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होते हैं। जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है ये ATP में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में थी वो तो स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म में। उसके अलावा जो हाइड्रोजन और एनर्जी पुअर इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वाटर जो हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी ऑक्सीजन जो हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो यूटिलाइज होती है और वाटर जो प्रोड्यूस होता है वो इस आखिरी स्टेप के अंदर होता है। ऑक्सीजन भी आखिरी स्टेप के अंदर एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो यूज़ होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी रिलीज़ कर चुके होते हैं, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स ATP बनाने के बाद, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद जो हाइड्रोजन, ये FADH2 से हाइड्रोजन और जो NADH से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ होती है, तो ये जो है वो कंबाइन करके तो ये H2O जो है वो डेवलप कर देती है। और इसके साथ साथ ये जो NAD था ये अब ऑक्सीडाइज हो गया है और ये NAD+ की फॉर्म में, और FAD जो है ये FAD+ की फॉर्म में जो है वो रह जाता है। सो ये एनर्जी पुअर कंपाउंड रह जाते हैं। NADH और FADH2 की एनर्जी रिलीज़ होके ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और एक NADH जो है उसकी एनर्जी 3 ATP बनाने के लिए जो काफ़ी होती है। सो 3 ATP बन जाते हैं उससे, और एक FADH2 जो है उससे 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये एक कंप्लीट आप कह सकते हैं समरी है। ये फर्स्ट स्टेप जो है ये जो है वो ग्लाइकोलिसिस है। सेकंड स्टेप जो है ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है, जो कि हमने कहा था कि बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप है। और उसके बाद जो है वो ये जो सेकंड स्टेप एक्चुअली जो है वो जो यहाँ पे हमने जो है वो नंबरिंग की थी उसके मुताबिक ये जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, सॉरी
ये जो है वो सेकंड स्टेप है, ये बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप है, और ये जो है वो थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज दिस वन। सो ये है जो है वो आप कह सकते हैं कि पूरा मैकेनिज्म रेस्पिरेशन के प्रोसेस का। नेक्स्ट इज़ द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस था, इसके अंदर जो है जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो कितनी रिलीज़ हुई, कौन से स्टेप में, कितने एटीपी, कितने एनएडीएच और कितने एफएडीएच2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हुए, और उसके बाद एंड पे किस तरह से जो है वो 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। सो हम ये देखते हैं इस डायग्राम के अंदर। सो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस था, ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने बात की थी कि ग्लूकोज जो है ब्रेक हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और उसके साथ एटीपी बने थे। तो जो एटीपी बने थे वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स थे, और वो जो है वो हमारे पास एज सच कैरी हो गए ये। जबकि जो 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल रिलीज़ हुए थे, वो एनएडीएच मॉलिक्यूल जो है वो फिर बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू कन्वर्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उनसे एटीपी जो है वो बनते हैं। बेसिकली तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनएडीएच से जो है वो एटीपी बनते हैं, तो एक एनएडीएच जो है उससे 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। लेकिन ये जो ग्लाइकोलिसिस में बनने वाले एनएडीएच मॉलिक्यूल्स हैं, ये चूँकि साइटोप्लाज्म से ट्रैवल करके जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लिहाजा एक एनएडीएच मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो वो खर्च हो जाती है। सो नेट हमारे पास जो है वो एक एनएडीएच से 3 की बजाय 2 जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। सो 2 2 4, सो हमारे पास टोटल जो है वो 4 ये एटीपी बन जाएंगे। सो 4 + 2 जो है वो 6 एटीपी मॉलिक्यूल हमें एट द एंड ग्लाइकोलिसिस की जो है वो नेट प्रोडक्ट मिलेंगे। उसके बाद जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है, उसमें हमने कहा था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो पायरुविक एसिड से जो वो रिलीज़ होता है जब वो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, और फिर वो कोएंजाइम ए से मिलके एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनता है तो एक एनएडीएच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। जब दूसरा पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, चूँकि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बने थे, तो जब दूसरा पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो भी इसी प्रोसेस से गुजरेगा, तो हमारे पास 2 एनएडीएच जो है वो बन जाएंगे, और फिर हर एक से जो 3 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, तो टोटल हमारे पास 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो बने थे हमारे पास, उसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल थे, 6 जो है वो एनएडीएच मॉलिक्यूल बने थे, और जो है वो 2 एफएडीएच2 मॉलिक्यूल बने थे। ये जो मैंने लिखा हुआ है 1 × 2, क्योंकि हमारे पास 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल थे, तो एक पायरुविक एसिड से जो है वो एक जो है वो बनता है एटीपी, और 2 से जो है वो 2। फिर इसी तरह से एक पायरुविक एसिड से 3 एनएडीएच मॉलिक्यूल, और 2 से जो है 6 बन गए। इसी तरह से एक पायरुविक एसिड से जो है वो एक एफएडीएच2, और 2 से जो है वो 2 बन गए। सो ये जो 2 एटीपी मॉलिक्यूल है एज सच कैरी हो गए। ये जो 6 एनएडीएच मॉलिक्यूल हैं, हर एक से जो है वो 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, तो टोटल हमारे पास 18 जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसी तरह से 2 एफएडीएच से जो है वो जब हर एक से 2 एनएडीएच बनेंगे, तो 4 एटीपी मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सो अगर हम टोटल करें इनको, तो 4 + 2 6 + 6 12 + 2 14 + 4 18 + 18 36। सो यूँ टोटल जो है वो 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो हो जाती है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, तमाम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, इसको जो है वो सब्सक्राइब करें, और जो है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।